नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र की हत्या की गई है कांग्रेस तो बिल्कुल पिट गई, हर जगह पिट गई। और कांग्रेस एक विचारधारा का नाम है। मतलब महाराष्ट्र के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है इन्होंने। महाराष्ट्र में सियासत ने ऐसी करवट ली है कि हर कोई दंग रह गया। महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी के अजीत पवार ने मिलकर सरकार बना ली है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में दोनों नेताओं को शपथ भी दिलाई। बदले सियासी घटनाक्रम के बाद राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल मचना जाहिर है, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आम जनता और कुछ पॉलिटिशियंस इस बारे में क्या सोचते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं नेटवर्क न्यूज की एक खास पेशकश। महाराष्ट्र में सीएम पद पर काफ़ी लंबे समय से पेच फंसा हुआ था। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि कौन सरकार बनाएगी। बट कल रात ऐसे खेल हुआ कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने एनसीपी पार्टी को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली है। हम आप पहुंचे जनता के बीच, जिनसे जानेंगे इस सरकार पर जनता ये क्या कहती है जनता। सर, जैसे कि अभी कल रात एनसीपी के जो नेता हैं अजित पवार, उन्होंने शरद पवार से अलग हटकर सरकार बना ली है बीजेपी के साथ, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया हुआ जी। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए थी महाराष्ट्र में भी, क्योंकि महाराष्ट्र में एक महीने से चल रही उठक पटक चली हुई थी। एक महीने की उठक पटक के बाद कल तक जो उम्मीद थी कि उद्धव ठाकरे मंत्री बनेंगे वहाँ के मुख्यमंत्री, लेकिन रात रात में ऐसा पासा पलटा कि बीजेपी ने अपनी सरकार को बहुत बढ़िया बहुमत से अपने आगे ले गए उसको, और खूब बढ़िया। इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी कि बीजेपी सरकार वहाँ बना सकेगी, लेकिन रातों रात ऐसा पासा पलटा कि बीजेपी की सरकार आगे आ गई बिल्कुल। तो जैसे कि बीजेपी ने एनसीपी शरद अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बनाई है, शिवसेना जो अलग हुई है बीजेपी से, वो सही किया गलत किया था शिवसेना ने? शिवसेना ने अपने रुख से अपना हिसाब सही किया, बीजेपी ने अपने रुख से अपने हिसाब सही किया, लेकिन सरकार बीजेपी की आनी चाहिए थी। बीजेपी क्योंकि 105 सीट लेने के बाद भी बीजेपी को पीछे हटा दिया, लेकिन नहीं, बीजेपी का होना ही चाहिए था। ये हमारे बीजेपी को बहुत खुशी हुई है। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जैसे कि आप अजित पवार ने कल बीजेपी को समर्थन दे दिया 35 विधायकों के साथ, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार फिर से आ गई है, तो क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा हुआ इसके लिए, क्योंकि वहाँ तो खिचड़ी सरकार बनने जा रही थी। शिवसेना ने बहुत बुरा किया था, क्योंकि एक साथ इलेक्शन लड़ा और फिर ये जब उसके 55 आ गए तो वो किनारा कर गई, तो बहुत गलत किया था। हिंदू राष्ट्र से अलग हट गई थी वो, और हटने के बाद भी वो खिचड़ी सरकार तैयार कर रहे थे, लेकिन वो सरकार नहीं चलने वाली थी। मुश्किल 10 दिन चलती, महीना चलती, टूटनी थी। लेकिन ये रात बहुत अच्छा हुआ कि वो एनसीपी मिल के और तोड़ के सरकार बनाई, तो वहाँ की जनता को बहुत अच्छा लगेगा कि वो सरकार चाहिए थी। वहाँ किसानों की हत्या हो रही थी, तो किसान बड़े परेशान थे। बहुत अच्छा किया, सरकार बना के भंडारी जी मुख्यमंत्री बने वहाँ, तो वहाँ किसानों का, वहाँ की जनता का भला होगा। ये सब दो बात कहनी थी। तो जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार हैं, कांग्रेस है, और तो आपका जो शिवसेना मिलकर सरकार बनाने वाली संभावना ऐसी चल रही थी, तो उस सरकार के बारे में आप धोखा हुआ है, शरद पवार कह रहे हैं कि हमारा धोखा हुआ है, जो बीजेपी ने सरकार बनाई है अजित पवार के साथ मिलकर, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, धोखा कुछ नहीं हुआ। वहाँ की जनता के लिए बहुत अच्छा मैंडेट गया है, बहुत अच्छा रहेगा, और वहाँ की जनता खुश है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। वहाँ भाजपा की सरकार बननी, ये खिचड़ी सरकार थी, 105 उसके थे, टूट के आ गई। बहुत अच्छा किया, क्योंकि सर जनता के लिए चुने जाते हैं, और जनता को फायदा ना हो तो फायदा क्या हो पाएगा। तो सबसे बहुत अच्छा किया कि वह भाजपा की सरकार बन गई। अब जो शिवसेना नेता है संजय राउत, उनका कहना है कि जनता के साथ धोखा हुआ है, ये पाप का घड़ा है, धोखे से रात को सरकार बनाई गई है। नहीं, ये धोखा नहीं हुआ। धोखा तो वो कर रहे थे, बीजेपी के साथ धोखा कर रहे थे, वहाँ के जनता के साथ धोखा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने मैंडेट दिया दोनों को बीजेपी की सरकार बनाने के लिए, और उन्होंने कुर्सी के चक्कर में आके अपना भला जाके जनता को ठोकर मारी थी। अब जनता उनको ठोकर मारेगी। चलिए, अंत में आप काफ़ी अच्छा बोले, आपने काफ़ी नॉलेज वाली बात कही, लेकिन अब महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या स्थिति लगती है आपको? कांग्रेस का क्या भविष्य रहेगा महाराष्ट्र में? कांग्रेस तो बिल्कुल पिट गई, हर जगह पिट गई। अब खिचड़ी सरकार बनाने आई थी, अब भी पिट गई। यूपी में पिट गई, दिल्ली में पिट गई, हर जगह पिटेगी। अब इसका कोई दाम नहीं रहा। महाराष्ट्र में अजित पवार ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन गई है, ऐसे में देश में गर्मा गर्मी हो गई है। हम आज पहुंचे हैं कांग्रेस मुख्यालय पर गाजियाबाद, जहां पर बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से। सर, जैसे कि अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र में अजित पवार ने शरद पवार को कहा जा रहा है कि धोखा देकर सरकार बनाई है, तो क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र की हत्या की गई है। और जिस तरीके से जनता अपने मत देती है, अपने विचारों को देखकर उसका जो हनन करते हैं ये लोग सत्ता में रहकर और सत्ता में बैठने के लिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य और निंदनीय बात है। और कांग्रेस एक विचारधारा का नाम है, जिस तरीके से विचारधाराओं से समझौता नहीं करती, और सैद्धांतिक पार्टी हमारी है, और कभी भी जनहित की बात करती है, देश हित की बात करती है। सत्ता में रहें या ना रहें, हम लोग आंदोलनकारी हैं, और हम लोग जनहितों की बात करते हैं, और जनता में रहकर जनता के हित और देश के हित की बात करते हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गाजियाबाद के महानगर महामंत्री राजेश शर्मा जी। सर, जैसा कि अभी महाराष्ट्र में बीजेपी ने एनसीपी अजीत पवार जी के समर्थन से सरकार बनाई है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को और महाराष्ट्र के सभी हमारे अग्रणी नेताओं को बधाई देता हूं, गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि महाराष्ट्र को आज नई और स्थायित्व वाली सरकार मिल गई है। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबका आभार। तो सर, ये सरकार जो बनाई गई है एनसीपी के समर्थन से, अजीत पवार जी ने समर्थन दिया है अपना, वहीं दूसरी ओर और जो नेता हैं एनसीपी के, शरद पवार खुद कह रहे हैं कि एनसीपी का धोखा हुआ है, उन्होंने धोखे से सरकार बनवाई है बीजेपी की, क्या? देखिए भैया, चुनाव के बाद जैसा कि आपको पता है कि लगभग 57-58 दिन हो गए महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए। कोई भी तीनों दल जो हमारे विपक्षी दल थे उन्होंने खूब कोशिश की, लेकिन कोई भी अपनी निजी स्वार्थों के कारण मैं तो कहूँगा कि सरकार बना नहीं पाए। अब जब बीजेपी ने फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार बना ली है, और देखो जो सरकार का आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा जो एमएलएज हैं वो तो विधानसभा से ही आते, जो मौजूदा विधानसभा है। अब अजीत पवार जी ने, जो कुछ लोग हैं जो जनता का मत तो लेते हैं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए श्याम दाम दंड भेद का और इस पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं जो जनता के हनन करती है। जनता अपने विश्वास को देकर उन लोगों को मत देती है, उनका करते हैं। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे कानून बनना चाहिए जो जनता के, एक आदमी किसी के घर में डाका डालता है और एक व्यक्ति होता है वो एक आदमी अरे एक घर का नुकसान करता, लेकिन ये तो जनता के तमाम के डाका डाल के काम करते हैं। इन्हें तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं तो इस तरीके का कहना चाहता हूँ कि जो जनता का हनन करता है और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है और जनता के वोट पर डाका डालकर सत्ता में बैठना चाहता है, उनकी नीति रीति सिद्धांतों को दफन करता है, ऐसे आदमी को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो हनन किया, हालांकि इनको भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़ के महाराष्ट्र की जनता को एक अच्छी और स्थायित्व वाली सरकार देने के लिए कोशिश की है। मैं अजीत पवार जी को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रात को शपथ कर रहे हैं, ये भी जो गवर्नर जो कर रहा है ये भी निंदनीय काम है। अरे एक दिया है समय देते और बाकायदे उन्हें शपथ ग्रहण करवाते थे, ये तो ऐसे वैधानिक कार्य है। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ऐसे यूपी में हुआ था, उन्हें कोर्ट ने नहीं माना और कोर्ट में जाने का रास्ता जो है, हालांकि आप तो सारे संस्थानों में यही लोग बैठे हैं। जिस तरीके से आम आदमी न्यायालय में जाता है और न्यायालय में भी ये जो दबाव में लेकर एक तरफा जो किया जा रहा, अब न्यायालय में भी कोई विश्वास नहीं है। सारे सिस्टम अविश्वसनीय हो गए हैं इस सरकार में आने के बाद, क्योंकि कहीं भी चले जाओ अपने मतों का, अपने विचारों का, अपनी बात का, अपने पीड़ित मांगने जाता है उसको पीड़ित नहीं न्याय मिलता, और जो पीड़ित करता है उस पर ही और उल्टा दोषी करके जेल में करा जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, गाजियाबाद में आपकी एक शाख है कांग्रेस के नाम से, लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है एक, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बनाने वाली थी महाराष्ट्र में, तब वो शिवसेना और कांग्रेस की विचारधारा क्या था? एक बात बताएं, शिवसेना की अलग विचारधारा थी, हमारी अपनी अलग विचारधारा थी, लेकिन हाईकमान ने बिल्कुल मंथन किया और ये किया कि आप पहले उस विचारधाराओं से अपना मत हटाओ, गठबंधन हटाइए, तब हम विचार करेंगे। उस पर विचार हुआ है, बाकायदे उनके सिद्धांतों पर उन्हें हमारे विचार को अपनाने की कोशिश की, तब जाके ये बातें बनी। इस तरीके की बातें होने के बाद अब इनका जो चल रहा था, अब ऐसे वैधानिक तरीके से शरद पवार जी एनसीपी वगैरह जो कर रहे हैं, जो बीजेपी कर रही है, ये तो ऐसे वैधानिक कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और पूरी जनता पूरे विश्व स्तर पर देख रहा है। ये तो गलत बात है। सर, इस मामले पर अब मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपना बयान दिया है कि जनता ने पहले स्पष्ट बहुमत एनडीए को दिया था, शिवसेना ने धोखा दिया था। बहुमत स्पष्ट होता तो सरकार बन जाती। एनडीए शिवसेना से मिली हुई थी तब बहुमत तो देखिए, विचारधाराओं का खेल होता है। एनडीए को जो पहले मिली थी और उस तरीके से जो है उनको मत नहीं मिला, शिवसेना इसीलिए तो उनका विरोध कर रही है कि इनका दिन प्रतिदिन जो है गिराव गिर रहा है और बिल्कुल गिराव गिर रहा है। ये दमनकारी नीतियों के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं और देश इसे कभी माफ नहीं करेगा। संजय राउत जी जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि अंधेरे में डाका डालने जैसा काम किया है बीजेपी ने। देखिए भाई साहब, अंधेरे में डाका डालने वाली बात तो जहाँ तक है, संजय राउत जी का जो पिछले 57-58 दिनों में जो एक माहौल उनके प्रति बना है, उनकी सोच के लिए प्रति बना है, आप
सोशल मीडिया पर या हमारा जो आपका मीडिया है, मीडिया हाउसेस हैं, चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स हैं, उन पे आप देखोगे तो उनका एक अजीब सा मैं देख रहा हूँ मजाक बन रहा है कि एक नए विलन हिंदुस्तान में नए विलन के तौर पे उभरे हैं, उनके बारे में कहना मैं उचित नहीं समझता। जैसा वो कह रहे हैं अपनी बुद्धि अनुसार कह रहे हैं, भगवान उनको भी खूब लंबी स्वस्थ आयु दे। अब आपको भी लगता है कि शरद पवार को अजित पवार ने धोखा दिया है, लेकिन उनका कहना है कि हमने जनता के लिए ये फैसला उनकी लिया। अपनी पार्टियां उनमें भी फाड़ हो चुकी है, जो वहाँ भी धोखा हो रहा है वो उसमें भी विचार होगा। लेकिन यदि उनका साथ होकर इस तरीके के काम करते हैं तो ये भी जनता के लिए एक बहुत गलत बात है और लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। और जनमत लेने के बाद उन पर जो जनमत दिया उनके डांक का डालकर जो है उनके अविश्वास जो किया है वो भी गलत बात है। तो अब कांग्रेस को महाराष्ट्र से हटने के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस को उम्मीद थी, अब क्या कांग्रेस के लिए क्या उम्मीद है हम लोग को महाराष्ट्र में? देखिए हम बताएं, सत्ता आती जाती रहती है। हम एक मैसेज देते हैं जनता में, हमारी एक विचारधारा, सेकुलर विचारधारा, हम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं, जनहितों की राजनीति करते हैं। ये नहीं कि हम उनका मत ले लिया, हम जहाँ जनता के हित की बात होती है, आप वहाँ हुआ महाराष्ट्र में जैसे हुआ उस पर मंथन हुआ है, बाकायदे उनकी विचारधाराओं को उनसे हलक कटकर और अपनी विचारधाराओं से सम्मिलित करने का हमने विचार किया, जनता के हित के लिए वह राज करने के लिए किया। इस तरीके के निंदनीय काम नहीं किया जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, वो हम इस सोच के विचारधारा। ये तो पीडीपी से हाथ मिला लेते हैं जाके और इस तरीके की बात करते हैं। इनकी कोई विचारधारा है? इनकी विचारधारा वैमनस्यता फैलानी है, अराजकता फैलानी है, सत्ता में रहना है और पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाना है। किसान, मजदूर, छात्र और तमाम मध्यम वर्ग के लोग आज बिल्कुल त्राही कर रहे हैं। उनकी आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें जेल में भेज दो। अब जेएनयू में देखिए, जेएनयू एक ऐसी संस्था है जहाँ एक गरीब बच्चा जो है अपने 300 रुपये में अपनी पीएचडी करने के बाद एक देश का रत्न बनता था, उस संस्था को धाराशाही करने का काम किया जा रहा। ये काम सरकार का थोड़ी है। सरकार पाखंडवाद से, देखिए प्रेस एक ऐसी चीज़ है, प्रेस और सरकार पाखंडवाद को दूर करती है, रूढ़िवाद को दूर करती है। ये तो अब माहौल ही ऐसा बन गया कि जो इनकी पाखंडवाद में सम्मिलित होगा या मॉब लिंचिंग में सम्मिलित होगा तो उनको तो ये पदोन्नति करते हैं, उन्हें पद दे देते हैं। और जो सैद्धांतिक विचारधारा की बात करते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, किसान अपनी आवाज़ उठाते हैं, उनको दफन करते हैं, दमन करते हैं तानाशाह के रूप में। चाहे छात्र आवाज़ उठाता, उनको अपने दमन करते हैं, छात्र उनके नीति को उनकी आवाज़ नहीं उठाई जाती। देखिए कांग्रेस पार्टी ऐसी थी, जब किसी वर्ग ने अपनी आवाज़ उठाई है तो उस पर विचार किया और विचार करने के बाद उनके हितों की बात करने के बाद उसे सुलझाने का काम किया था कांग्रेस ने। इन्होंने एक भी जब से ये सत्ता में बैठे हैं किसानों की कोई समस्या सुलझाई हो, छात्रों की समस्या सुलझाई हो, दिन प्रतिदिन उद्योग गिरते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन रुपए की कीमत गिरती जा रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। ये सत्ता का काम नहीं है। सत्ता का काम ये होता है कि सबको समावेश में करके, सबके हित की बात करके, राजा के लिए कोई वर्ग और समुदाय और व्यक्ति नहीं रहता, उसके लिए तमाम आवाम जो है उसकी हो जाती है। ये पार्टी के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं। महाराष्ट्र में अजित पवार के समर्थन से बीजेपी ने सरकार बना ली है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। बीजेपी से लगभग शिवसेना ने सही किया, गलत किया आपकी राय में? देखिए बीजेपी से और शिवसेना दोनों एक गठबंधन में लड़े थे, दोनों को गठबंधन की महाराष्ट्र की सरकार ने गठबंधन में ही सरकार बनाने के लिए मैंडेट दिया था, बहुमत दिया था। अब वो चूंकि गठबंधन से अपने आप अलग हुए, उन्होंने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह पाऊँगा। तो क्या ये आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि 2.5 साल का फार्मूला था 50-50 का, तो क्या ये सही था? देखिए भाई साहब, जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो माननीय गृह मंत्री जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बार बार चुनाव में प्रचार के दौरान कहा था कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनेगी वो माननीय फडणवीस जी के नेतृत्व में ही बनेगी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो चुनाव के दौरान ही विरोध करते, इन्होंने विरोध नहीं करा। तो अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि कहा नहीं कहा, ये तो अपने आप बात क्लियर हो गई। इन्हें जो भी कहना सोच समझ के कहना चाहिए था। महाराष्ट्र में दोनों के, शिवसेना और बीजेपी, उनके गठबंधन के लिए ही महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की जनता ने बहुमत दिया था। उन्होंने गठबंधन, मैं दोबारा फिर कहूँगा कि उन्होंने गठबंधन के धर्म को नहीं निभाया। मतलब अब ये सरकार एनसीपी और बीजेपी की क्या आगे काम करेगी? सही लंबी पारी खेलेगी या फिर कुछ दिन चुनाव का रहेगा बस ये जब तक? देखिए अजीत पवार जी पुराने अनुभवी नेता हैं,
वो बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने आगे बढ़ के बहुमत में आगे बढ़ के महाराष्ट्र की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है, तो निश्चित ही सरकार पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अच्छा चलेगी। आपको नहीं लगता कि अजीत पवार ने शरद पवार के साथ धोखा किया है? एनसीपी से अलग हटकर उन्होंने किया है? बिल्कुल धोखा नहीं किया, सही किया उसने बिल्कुल सही करा है। क्यों पहले वो खुद नीचे जा रहे थे भाई, वो जो उसमें तोड़ कर दूसरे जा रहे हैं भाई। शिवसेना जब इसके साथ में आई थी आरक्षण के टाइम पे, उसके साथ रहना चाहिए था। वो जो दूसरे की जगह जा रही है तो खुद गलत काम नहीं कर रही पहले, उसने कहा उसके साथ सही करा। तो महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस मिलकर सरकार बना रही थी, वो सही रहती है? ये सरकार सही ये है? सही रहेगी। 105 के बाद अपने हैं ओरिजिनल, उसमें 3 जने शादी हो रहे हैं, तो 5 इसके बाद भी जाते ही बाकी थोड़ा मिल गया, जयराम जी हो गए बंद। सर, जैसे कि महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार के समर्थन से बीजेपी ने सरकार बना ली है, तो क्या कहेंगे इस पर? अजीत पवार जी ने मतलब ये काम करा है, बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, तो ये मतलब महाराष्ट्र के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है इन्होंने। क्योंकि वो ठाकरे साहब के साथ थे, उन्होंने ठाकरे साहब के साथ ही गलत कराया उन्होंने फिर तो। जबकि ठाकरे साहब बिल्कुल अपनी बात पे बिल्कुल साफ थे कि मतलब मैं जो है चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और इन्होंने वायदा किया था कि 50-50 2.5 साल रहेंगे, लेकिन वो वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए ये पवार साहब ने बहुत ही गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। जबकि एनसीपी और कांग्रेस दोनों गठबंधन से लड़के आए हैं, जबकि इनको दोनों को जाना नहीं चाहिए कायदे में। ये तो अजीत पवार जी ने जो है तोड़ के विधायक और बीजेपी के साथ इन्होंने जो करा है, ये जो है गलत करा, निहायत गलत करा है। और ये महाराष्ट्र की जनता के लिए साथ बहुत बड़ा धोखा है कि जितना करप्शन आज तक हुआ है, वो जितने करप्शन और उभर के आएंगे। क्योंकि इन्होंने कितने वायदे करके आए, 15 लाख की वो देंगे, सब्सिडी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, घोटाले के व्याप करेंगे और काला बाजार निकालेंगे, सब कुछ कर रहे थे। इन्होंने आज तक कोई काम नहीं करा बीजेपी वालों ने। ये सब केवल इसी अपनी पेट भरने के लिए ये अपने सबसे गठबंधन करते हैं और सबके विधायक तोड़ते हैं। ये निहायत गलत है। आज नहीं कल किसी एक दिन आएगा ज़रूर, लेकिन बीजेपी को ये सब मतलब दिखाना पड़ेगा कि हमने क्या किया है एक्चुअली। नहीं, ये जो सरकारें बनती हैं इस तरह की, ये तोड़ फोड़ करके बनती हैं और इसमें विधायकों की खरीद फरोख्त और तोड़ दी है, ये राष्ट्रहित की सरकारें नहीं हो सकती। एक तरफ तो बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्रहित की बात करती है, दूसरी तरफ इस तरह की तोड़ फोड़ की और भ्रष्टाचार से आधारित लोगों को खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाती है। तो ये सरकारें कभी भी राष्ट्रहित की, जनता के हित की नहीं हो सकती और इन सरकारों को लोकतांत्रिक भी नहीं कहा जा सकता। ये तो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर रखी हैं और सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, तो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर रखी हुई सरकारें कभी भी भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकती। जिस तरह से आग नहीं बुझाई जा सकती और रंग काले हाथों से शीशा साफ नहीं किया जा सकता, ये हाल है। देश की सरकारें केवल सरकार बनाने और सरकार चलाने के लिए चल रही हैं, देश हित में नहीं चल रही हैं। तो ये सरकारें अभी और देश का बंटा ढाल करेंगी, क्योंकि अभी बुरी मंदी, बहुत बड़ी बाहरी मंदी है और इसमें रियल इस्टेट गाया हुआ है। रियल इस्टेट का दिवालिया हो गया है, ऑटोमोबाइल दिवालिया हो गया, छोटा व्यापारी दिवालिया हो गया है, बेरोजगारी कंपनियों से छटनी हो रही है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। जबकि सरकार इन लोगों ने बनाई थी तब इन्होंने कहा हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, लेकिन उसका जस्ट उल्टा हो रहा। 2 करोड़ लोग रोज़ हर साल बेरोजगार हो रहे हैं और इसका असर लोगों को दिख रहा है। बाज़ार में जो है काम नहीं है, लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है। तो ये जो हालत है ये देश को कंगाली और बेरोजगारी के कगार पर ले जा रही है। तो आपको लगता है कि शिवसेना ने बीजेपी से अलग हटकर सही किया महाराष्ट्र में? नहीं, बीजेपी से शिवसेना के हटने का उनका अपना कोई सैद्धांतिक तालमेल होगा, लेकिन वो उस पर जब नहीं खड़े उतरे तो उसमें विवाद तो पैदा होना ही था। ऐसा सुनने में आया है, जो शिवसेना के लीडर कह रहे थे कि भाई हमारा आधे टाइम के लिए हुआ था, लेकिन वो कांग्रेस बीजेपी उससे मुकरने लगी होगी, तभी ऐसा होता है। कोई ना कोई कारण होता है जभी उसमें विवाद होते हैं। तो अब अच्छा, तो वो उन्होंने कहा कि पहले हमको बनाओ, लेकिन बीजेपी ने तो सीधा कह दिया कि हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, और वो करना क्या पड़े उन्होंने करके दिखा दिया। और ये जो सरकारें बननी हैं ये पूरी डिक्टेटर सरकारें हैं, ये लोकतांत्रिक सिस्टम की सरकारें नहीं कहलाई जा सकती जो सरकारें बन रही हैं। और केवल इनका लक्ष्य जो है सत्ता हथियाना और जनता को बेवकूफ़ बनाना है। ये जनता का कोई भला नहीं करेंगे, बल्कि इस देश को
आर्थिक तंगी की तरफ ले जा रहे हैं। लोग परेशान हैं और यहाँ की शिक्षा की हालत ख़राब है, यहाँ की चिकित्सा की हालत ख़राब है। लोग जो है अपने न्याय के लिए परेशान हैं और लोग रहने के लिए मकानों के लिए परेशान हैं। मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान का बहुत भारी नुकसान हो रहा है और सरकारें जो है लोकतंत्र में संविधान से चलनी चाहिए, ना कि धर्म और आस्था से चलनी चाहिए। यहाँ किस तरह के धार्मिक निर्णय आते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, जो अनुचित हैं और विरोधाभासी हैं। लोग बयान जो मुकदमे डाले जाते हैं वो डाले किसी मद से जाते हैं और निर्णय किसी मद से देती हैं। ये तो न्यायपालिका की हालत हो गई है। शिक्षा की हालत ये हो गई है कि यहाँ अगर उर्दू का प्रोफेसर पढ़ाएगा तो उससे कहेंगे हम इससे पढ़ेंगे नहीं। तो ये जो उन्माद और सांप्रदायिकता और जातीयवादिता पर आधारित और आस्था पर आधारित सरकारें देश को में आएंगी तो देश से लोकतंत्र और देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।